बहुत सारी ऐसी डिटेल्स मिलेगी स्पेशली हमारी एयर वॉर के हवाले से, जो शायद आपने पहले ना सुनी। रात को एक्चुअली हुआ क्या जिस दिन हमने उनके 6 जहाज गिराए। आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट ये जो एयर बैटल हुई है ये शायद दहाइयों तक मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में ये पढ़ाई जाएगी कि किस तरीके से ये एयर बैटल हुई है क्या, और इसको एनालाइज किया जाएगा आखिर हुआ क्या था। ये 72 एयरक्राफ्ट इंडिया के और 42 एयरक्राफ्ट वर एयरबोर्न फ्रॉम द पाकिस्तान साइड। को मैप आउट करें कि अब उनके जहाज आ रहे हैं, 72 आ रहे हैं, हमारे भी एयरबोर्न है, फिर व्हाट हैपन। दे वांटेड अ रिवेंज ऑफ 2019। कई जगहों पे ये 30 मिनट्स आ रहा है, कई जगहों पे 45 मिनट्स आ रहा है, कई जगहों पे 1 घंटा। अब सवाल जो करने वाला है कि हाउ कैन एन एयर बैटल बी एक्सटेंडेड फॉर सो लॉन्ग। अगर उनके 72 जहाज हवा में हैं और हमने उनको एक तरीके से पकड़ लिया गर्दन से, तो फिर तो हम उनके 10 भी गिरा सकते थे। जहां हमने 6+1 गिराया वहां और भी गिरा सकते थे, बट क्या ये हुआ था कि हमारे भी लॉक हुए थे, और अगर हुए थे तो फिर व्हाट हैपन। that's what happened basically, that there were locks and unlocks taking place. That is why the battle didn't last for a few minutes. आपको याद पड़ता है कि इस तरह की एयर बैटल इन रिसेंट हिस्ट्री कहीं हुई हो। नहीं। अस्सलाम वालेकुम, फहाद हुसैन डिजिटल चैनल के साथ। और आज एक बहुत ही अहम पॉडकास्ट है मेरे साथ। वो एक बहुत ही मौजूद मेहमान मौजूद है, मैं भी उनका तारुफ कराता हूँ। और उससे आपको अंदाजा होगा कि आज हमने कितनी अहम बात करनी है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें हमें बड़ी जबरदस्त एक विक्ट्री मिली है, वो उसके बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो अभी प्रॉपरली डिस्कस नहीं हुए, और खास तौर पर इन टर्म्स ऑफ जो एयर वॉरफेयर है। और वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जो अभी खतरा टला नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो समझते हैं कि जिस तरीके से इंडिया को शिकस्त हुई है, और उसके जो भारी कीमत उनको अदा करनी पड़ रही है, तो लगता यूं है कि शायद आने वाले दिनों में, महीनों में जो है वो कुछ ना कुछ वहां से फिर मिस एडवेंचर हो। तो लेसन्स क्या हमने सीखे हैं, और जो हमारी जिस तरीके से एक विक्ट्री हुई है, उसके कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिन पे हमें जरा मजीद फोकस करने की जरूरत है। मैं जरा पहले मेहमान का तारुफ करा दूं, उसके बाद फिर थोड़ा सा कंटेक्चुअलाइज मैं करता हूँ कि आज हम बात करने क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी ऐसी डिटेल्स मिलेगी स्पेशली हमारी एयर वॉर के हवाले से, जो शायद आपने पहले ना सुनी है। वो उस रात को, जो 6 और 7 की रात को जो कुछ हुआ, की कुछ डिटेल तो सामने आएंगी, लेकिन बहुत कुछ और है जो अभी आपके सामने आज इस पॉडकास्ट में आएगा। तो आपने ये सुनना जरूर है, क्योंकि अब आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, और एज अ पाकिस्तानी आपको ये खुशी होगी कि किस तरीके से हमारी एयरफोर्स ने जो है वो परफॉर्म किया है। मेरे आज के मेहमान हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अतीब सिद्दीकी। मैं इनका ब्रीफली तारुफ करा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि आज जो ये बात करेंगे उसमें कितना वजन है। more than 3 decades of experience in the Air Force as a pilot, और ये एयर ऑफिसर कमांडिंग रहे हैं सदर्न एयर कमांड के, पाकिस्तान एयर फोर्स के, विच मींस कि जितने भी एयर एसेट्स हैं हमारे सिंध में और बलूचिस्तान, उसको ये कमांड करते रहे हैं। उसके बाद ये कमांडेंट एयर वॉर कॉलेज भी रहे हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा इंस्टीट्यूशन है एयरफोर्स का, जहाँ पे ऑफिसर्स को जो है वो ट्रेन किया जाता है फॉर हायर अपॉइंटमेंट्स। एबीएम अतीब सिद्दीकी जो है वो डिप्टी डायरेक्टर प्लान ऑपरेशंस भी रहे हैं एयर हेडक्वार्टर में, एंड ऑल्सो असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस। और ये भी इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है जो मैं आपके सामने रख दूं कि उन्होंने कमांड किया है वो स्क्वाड्रन J10 जिसमें है, जो जिन्होंने इतना ब्रिलियंटली परफॉर्म किया है। और जो हमारा कॉम्बैट कमांडर स्कूल है, इसको टॉप गन कहा जाता है, उसमें भी ये रहे हैं। मिराजिस का स्क्वाड्रन भी इन्होंने कमांड किया है। तो वेरी रिच एक्सपीरियंस। और जाहिर बात है एयर एयर वॉर को, एयर पावर के कॉन्सेप्ट्स को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो आतिफ सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज एक दो बड़ी अहम चीजें जो हम आपसे बात करना चाहेंगे। प्राइमरीली पहली तो ये कि वो उस रात जो ये एक एयर एयर बैटल हुई है, जिसकी बहुत सारी डिटेल्स अब तक सामने आ गई। एक तो जरा मैं आप चाहूंगा कि हम उस पर मजीद थोड़ा सा इसकी डिटेल्स में जाएं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि उस रात को एक्चुअली हुआ क्या जिस दिन हमने उनके 6 जहाज गिराए। फिर हम जरा बात करेंगे कि अब अगर एक और कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमें तैयार होना है, तो हमारी जो एयरफोर्स है उसने किस तरीके से अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाना है,
किन चीजों पे मजीद फोकस करना है, और अगर एक अगली कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो क्या हो। आई वॉन्ट टू नो कि पॉसिबली किस तरह का एक एयर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इंडिया के साथ अगेन। तो ये दो दो मामला में बात करते हैं। पहले तो मुझे बताइए कि वो जो जो उस रात को, रात अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट जो कुछ हुआ, वो जो एक एयर एयर बैटल हुई, जिसके बारे में कहते हैं कि वो यानी दिहाइयों से इस लेवल पे इस तरह की एयर वॉर बैटल नहीं हुई, और स्पेशली दो न्यूक्लियर कंट्रीज के दरमियान तो कभी भी नहीं हुई। उसका क्या, जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि उस दिन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड दैट नाइट। अच्छा फहद, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे लिया। नंबर और फिर उसके बाद जो व्यूअर्स हैं, आपको मेरी तरफ से उनको बहुत सलाम। एंड जितना भी मैं आप, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। मतलब बस ओवर अ पीरियड ऑफ 34 years बस मौका मिला कुछ अपॉइंटमेंट्स पे सर्व करने के लिए। तो आई नॉट कॉल माई सेल्फ एन अथॉरिटी ऑन एयर पावर, बट यस, जो भी मुझे पता है इंशाल्लाह आई ट्राई एंड शेयर विद दैट विद यू। नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द एयर बैटल। आप कह रहे थे इस दहाइयों से ये शायद एयर बैटल जो है ना इस किस्म की नहीं हुई है। आई विल जस्ट लाइक टू से दैट ये जो एयर बैटल हुई है ये शायद दहाइयों तक मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में ये पढ़ाई जाएगी कि किस तरीके से ये एयर बैटल हुई है क्या, और इसको एनालाइज किया जाएगा आखिर हुआ क्या था ये। हम्म। बेसिकली समझने की जरूरत यह है। और आई वुड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एयर मार्शल औरंगजेब, बिकॉज औरंगजेब साहब ने इस एयर बैटल को बड़ी बखूबी जो है इसको एक्सप्लेन भी किया, ब्रीफ भी किया। तो लेकिन ये क्योंकि अपना ऐसा एयर बैटल है जो कि जैसे मैंने कहा कि दिहाइयों तक इसके ऊपर एनालाइज किया जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हमें सीखना भी चाहिए इससे कि क्या क्या हुआ, और वो चीज़ें हैं जो कि शायद उस वक्त पता नहीं चला, लेकिन दे कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर। अच्छा, सबसे पहले तो ये आपको बताता चलूं कि कमिंग स्ट्रेट टू द एयर बैटल, जो डिप्लॉयमेंट थी वो सबको पता है कि जी 72 एयरक्राफ्ट क्या कहते हैं इंडिया के, और 42 एयरक्राफ्ट वर एयरबॉर्न फ्रॉम द पाकिस्तान साइड। ठीक है। जो इंडिया का पैकेज था दैट कंप्राइज्ड ऑफ रफाल्स, सू 30s, MiG 29s, मिराज 2000। लेकिन उसके अलावा एयर में क्या क्या चीजें थी, उनके एयरबोर्न अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम व फ्लाइंग द फैल्कन, जो कि IL-76 पे है, लेकिन जो इक्विपमेंट उसमें लगा हुआ है इजरायली इक्विपमेंट लगा हुआ है। उसके अलावा उनके अपने इंडिजिनस अपना सिस्टम्स हैं, देवर ऑल्सो एयरबोर्न। उसके अलावा एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग सिस्टम्स भी लगे हुए थे। उसके अलावा ग्राउंड बेस्ड जैमिंग सिस्टम्स भी लगे हुए थे। उसके अलावा उनके S-400 जो डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो भी मौजूद था। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीजें अक्रॉस द बॉर्डर थी, उसी तरह की चीजें पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी डिप्लॉय किया हुआ था। उनके नंबर 72 थे, इधर नंबर्स 42 थे। फर्क किधर था? मेनली फर्क था इन द साइबर डोमेन एंड इन द सैटेलाइट डोमेन। एंड द थर्ड वन वाज द डेटा लिंक। बेसिकली जो IF जो है वो ऑपरेट कर रही थी डेटा लिंक 16 के ऊपर। और कुछ ओपन सोर्सेज कहते हैं कि उनके उनके कुछ कंपोनेंट्स दे वर इंटीग्रेटेड विद द लिंक 17। Pakistan Air Force was operating on the Link 17. Just to keep it simple, Link 16 is more of a tactical data link system. Link 17 is a strategic, I would say, data link system. अच्छा, मैं एक सेकंड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं इसमें ना थोड़ा सा समझना चाहूंगा मजीद के ये लिंक्स जो आप बता रहे हैं, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले हम्म। थोड़ा सा अगर हम एक स्टेप पीछे आते, सर नक्शा खींचे कि जो आपने कहा कि 72 उनके जहाज थे और 42 हमारे जहाज थे। हमें पता था कि वो आ रहे हैं, हम भी उन्हें देख रहे थे रेडार्स पे। और जब उनका उनके वो 72 जहाज और उनके साथ जो कुछ भी पूरा उनका जो आप पैकेज कह रहे हैं, जब वो उड़े तो हमें क्लियरली अंदाजा हो गया होगा कि अब ये हॉस्टाइल इंटेंट से आ रहे हैं। बस अगर अगर आप उसको मैप आउट करें कि अब उनके जहाज आ रहे हैं, 72 आ रहे हैं, हमारे भी एयरबोर्न हैं, फिर व्हाट हैपेंस। अच्छा, बेसिकली फहद, होता यह है कि जिस वक्त सच अ लार्ज पैकेज इज इन द एयर, इट्स स्प्रेड ओवर अ ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है। अब ये जो पैकेजेस थे दे वर स्प्रेड इन बिटवीन द नॉर्थ एंड द सेंटर। ठीक है। एंड दे वर ऑल्सो दे हैड गॉट देयर, अगर आपको याद हो तो उनका जो नेवल अपना एलिमेंट था वो भी तकरीबन 450 किलोमीटर तक आ गया था। और कुछ एयरक्राफ्ट उन्होंने साउथ में भी एयरबॉर्न कराए थे।
अच्छा, वो बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव था कि टू टू डाइल्यूट आर आर रिसोर्सेज फ्रॉम द सेंटर, और वहां पे को पुल जनरेट कर सकें। बट हमारा जो हमारे लीडरशिप ने दे डिडंट फॉल इनटू दैट ट्रैप, दे वांट, दे रिमेन फोकस्ड इन द सेंटर, right? They remained focused in the center and the north, and they kept a very vigilant watch on what these aircraft were doing, and they were coming with an offensive intent. इसको मैं थोड़ा सा पीछे भी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको याद हो कि जब ये पुलवामा का इंसिडेंट हुआ था, वी शॉट डाउन टू ऑफ देयर एयरक्राफ्ट, वन ऑफ देम ऑफ कोर्स अभी द फेमस अभिनंदन, वो जो उसका जो सिलसिला हुआ था। Since then, actually, since then, these people, इनका इन्होंने ये अपना, they were building up their air power, they were अपना, उन्होंने इंडक्शन अपना रफाल की स्टार्ट हो गई थी अपना जुलाई 2020, which got completed in 2022. The S-400s came in December 21. तो ये अपनी तैयारी कर रहे थे, और पीएफ को और पाकिस्तान मिलिट्री को ये पता था कि इन्होंने कभी ना कभी ये एक ऑफेंसिव लॉन्च करना है। पहले तो ये फॉल्स ऑपरेशन करवाएंगे, उसके बाद उसके बहाने ये एक ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे। अच्छा, कैपेबिलिटी उसमें तो 2019 और इसमें फर्क क्या था? हम्म। दे क्रॉस द बॉर्डर, they crossed the border and they came into they crossed the line of control and they came into a particular area. इस दफा उन्होंने बिकॉज कैपेबिलिटी अक्वायर कर ली थी, इस दफा उन्होंने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, इंटरनेशनल बॉर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू कीप इन माइंड। दे हैड acquired द रफाल्स के ऊपर जो उनका आईसा रडार लगा हुआ। अच्छा, जो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दूंगा, दे फ्रॉम ओपन सोर्सेज, सो देयर इज नथिंग सीक्रेट अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है? रफाल जो है उसका आईसा रडार इज दिस क्लेम टू बी 200 किलोमीटर उसकी रेंज है, एंड व्हेन इट इज स्लेव विद दिस मिसाइल द मीटियोर, वो 200 किलोमीटर रेंज है। So they had that capability, and they thought with that capability they would be able to this time at least हम्म। take down a few of our aircraft, and that was their basic intent. They हम्म। wanted a revenge of 2019, ठीक है? उसके लिए पैकेजेस भी बहुत बड़े उन्होंने एयरबोर्न कराया। दे ओवर द लास्ट 6 years they were able to, I'm sure they were able to train एंड इंटीग्रेट। और मैंने आपको पूरी लिस्ट दी चीजों की कि माइनस द साइबर एंड द सैटेलाइट, बाकी तमाम चीजें ऐसी ही थी जो कि हमारी थी, except the platforms. Or Rafale was a French platform, Mirage 2000 was a French platform, mostly Western Russian. The difference क्या था यहाँ पे? मोस्टली चाइनीज, हम्म। ठीक है? सो ये एक चीज आप जरा जेन में रखें। ओके, अच्छा। हम्म। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट दिस एयर बैटल हम्म। is a battle which took place, कई जगहों पे ये 30 मिनट्स आ रहा है, कई जगहों पे 45 मिनट्स आ रहा है, कई जगहों पे 1 घंटा। अब सवाल जो करने वाला है कि हाउ कैन एन एयर बैटल बी एक्सटेंडेड फॉर सो लॉन्ग? नाउ दैट इज वेयर दिस इलेक्ट्रॉनिक जो बैटलफील्ड है, दैट इज वेयर दैट केम इनटू प्ले। एक्चुअली हम्म। इट वाज एन इलेक्ट्रॉनिक warfare against an electronic warfare which was taking हम्म। place. हम्म। They were trying to burn, they were trying to jam each other, and during this particular process they were trying to lock each other so that they could they could go for the first kill, the first shot हम्म। capability they thought they had, but they did not realize, because अपना फाहद आपने आपने सुना होगा कि जी PL-15E पाकिस्तान को दिया गया था, that which somehow or the other their intelligence seems to be very weak, that they didn't know it was not the F-15E, the PL-15E, it was the PL-15 that we had. I think that was an element of surprise that really baffled उसकी me. रेंज ज्यादा है और इनको नहीं पता था कि उसकी रेंज कितनी ज्यादा है। Apparently it seems, it just baffles one's mind that how can there be such an intelligence failure, that हम्म। the PL-15, which has 300 kilometers of range, and the हम्म। PL-15E, which has about 140 to 150 kilometers of range. So हम्म। 300 kilometers of range, for just for our viewers, it is like if we have an aircraft over the Ajay-10C over Islamabad with the PL-15, and we have a Rafale over Lahore. So this J-10C can actually take out that Rafale which is over Lahore. These are the distances that we are talking about, हम्म। right? हम्म। And now, because of the various platforms that were there in the air, and because of the data link, the entire air battlefield situation is available to each and every pilot in the हम्म। air.
इट्स अवेलेबल टू दी, क्या कहते हैं, जो भी अपना क्या ऑप्स रूम्स हैं हमारे, उसमें सारी पिक्चर अवेलेबल है। हम्म, एंड ओनली सिर्फ जंग जो हो रही थी उस वक्त एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, वो ये हम्म, हो रही थी कि हाउ टू जैम हम्म, ओपोनेंट्स कैपेबिलिटी, हम्म, हाउ टू क्या कहते हैं बी एबल टू लॉक the ठीक। other aircraft and launch the missile। उसके तो लिए जो इसमें एयर, इसमें इसमें जब जब ये इनके 72 जहाज ओवर ओवर वाइड ज्योग्राफिक एरिया, जब ये हमारे आमने सामने आए, ऑब्वियसली वो अपनी एरिया में थे, अपनी टेरिटरी में थे, हम लोग अपनी टेरिटरी में थे। उनको ये नहीं पता था कि हमारी जो जो मिसाइल्स की रेंज है वो ज्यादा है, जो विच इज स्ट्रेंज। यानी बहुत सारी जो उनकी उनकी ब्लंडर्स हुए हैं, उसमें एक ये भी है। एंड आई एम श्योर कि उनके इंटरनल इंक्वायरीज में पीपल विल बी हॉल्ड अप कि आपका हाउ कम यू डिडंट नो ऑल दिस। अच्छा, लेकिन जब जब ये उन्होंने आए, उनके जहाजों ने वो फायर किए मिसाइल्स, जो जाके हमारे जो मॉस्क्स में और दूसरी जगहों पे लगे थे। जब उन्होंने वो मिसाइल्स फायर किए तो ऑब्वियसली जो हमारे जहाज थे, हमारे जो पायलट्स थे और हमारा जो भी क्वार्टर था, उसे वो नजर आ गया कि उन्होंने भाई ये मिसाइल फायर कर दिए हैं। और हमें यही बताया गया कि हमने फिर जिन जहाजों ने वो मिसाइल फायर किए, फिर हमने उनको टारगेट किया। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अगर हम वो जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, कि हमने उनको जैम भी कर दिया, जो हमारा साइबर का और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जो हमें एडवांटेज थी हमने वो इस्तेमाल की, और हमारे पास मिसाइल थे जिनका रेंज ज्यादा था, तो इस लॉजिक के तहत तो फिर हम 6 से ज्यादा जहाज गिरा सकते थे। अगर उनके 72 जहाज हवा में हैं और हमने उनको एक तरीके से पकड़ लिया गर्दन से, तो फिर तो हम उनके 10 भी गिरा सकते थे बाय दैट लॉजिक। फाद, यूर एब्सोल्युटली राइट एक्चुअली। जो जहां हमने 6+1 गिराया, 6 एयरक्राफ्ट एंड वन वन मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, वहां और भी गिरा सकते थे। बट बिकॉज वो जो हमारी लीडरशिप है, उन्होंने ये जो मिलिट्री लीडरशिप, दे ऑल वांटेड टू कीप द एस्केलेशन, दे डिडंट वांट टू गो बियॉन्ड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। तो ये इस वजह से क्या कहते हैं, दे जस्ट स्टॉप्ड एट दिस। अदरवाइज जो वंस वी स्टार्टेड टू बर्न थ्रू ना, ये इंपॉर्टेंट अगेन, दिस एयर बैटल कंटिन्यूड फॉर क्वाइट सम टाइम अपना फहद। The aircraft were maneuvering in all three axes, ठीक है, and they, because they had to maneuver, so that क्या कहते हैं, these are maneuvers which don't allow the enemy's radar to lock, तो वो ये जो लॉक आपने ब्रेक, कहा कि जो आप कह रहे हैं कि ऑन ऑल एक्सेस, ये जरा थोड़ा समझाएं, इसका क्या मतलब ये है? basically the aircraft can the aircraft can be horizontally भी अपने आप maneuver कर सकता है, vertically maneuver कर सकता है, obliquely maneuver कर सकता है। So these are the axes in which it maneuvers। अब ये, there are a lot of maneuvers which are there to ensure that the enemy's radar lock is broken, ठीक है, and अच्छा। this comes from a lot of training। ट्रेनिंग एंड प्रोफिशंसी से ये चीजें सारी आती हैं, और दिस इज व्हाट व्हाई द फाइट कंटिन्यू टू गेट प्रोलॉन्ग, बिकॉज उनके लॉक्स भी हो रहे थे एंड वी वर ब्रेकिंग दोज लॉक्स, एंड व्हेन बाय आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वी वर एबल टू बर्न थ्रू, हमारी जो जैमिंग थी दैट स्टार्टेड टू बिकम मोर एंड मोर इफेक्टिव। तो हम्म। उस उनके जो अपना कम्युनिकेशंस की जैमिंग भी होनी शुरू हो गई थी, उनकी इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है उसकी जैमिंग भी होनी शुरू हो गई थी, उनके सेंसर्स की जैमिंग होनी शुरू हुई। दैट्स व्हेन वी वर एबल टू लॉक एंड फायर। अच्छा, ये थोड़ा सा आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने बात की, मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस पे और बात करें। आपने कहा अगेन, जो हम शुरू में बात करें कि हम अब विजुलाइज करना चाह रहे हैं कि वो बैटल हो रही है। अपने जेहन में हम देख रहे हैं कि भाई उनके 72 जहाज हैं, हमारे 42 जहाज हैं, मिसाइल्स हैं, वो फायर कर रहे हैं और अपनी अपनी टेरिटरीज में खड़े हैं। अच्छा, इससे एक जो जहन में नक्शा आता है वो ये है कि उनके जहाज हवा में खड़े हैं, हमारे खड़े हैं, ना वो हमारी तरफ आ रहे हैं ना हम उनकी तरफ जा रहे हैं, और हम बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल फायर कर रहे हैं। एक ये काम लोगों के जहनों में आता है। पुराने जमाने में हम कहते थे कि जी डॉग फाइट हो रही है, कि जहाज आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इस बारी वो स्टेशनरी खड़े हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जब वो एक दूसरे पे मिसाइल फायर कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को लॉक कर रहे हैं। लॉक का मतलब है कि अगर इंडियन किसी जहाज ने पाकिस्तानी जहाज को लॉक किया, उसका मतलब ये कि पाकिस्तानी पायलट को ये पता चल गया कि अब उसके मिसाइल से मैं लॉक हो गया हूं। ये लॉकिंग सिस्टम जरा समझाएं, बिकॉज देन उसके बाद नेक्स्ट आपने ये समझाना है कि जब दोनों साइड से जहाज लॉक हुए, तो फिर अब आप स्टेशनरी तो नहीं है, देन यू हैव टू ब्रेक दैट लॉक।
तो ब्रेकिंग द लॉक का क्या मतलब है, ये भी समझा। ओके फाइन। अच्छा, बेसिकली बड़ा अच्छा तुमने ये एग्जांपल दिया, मैं भी यही बताने लगा था कि एक तो डॉग फाइट होती है क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, राइट? ठीक। और वो आपने मूवीज में देखा कि डॉग फाइट हो रही है एंड देयर इज वेरी क्लोज मूविंग गोइंग ऑन। Now, consider the same thing happening at a distance of, say, 200 miles. And now, because of technology, because of electronics, because of their radars, the radars की जो क्या कहते हैं रेंज है, वो अब इतनी बढ़ गई है, बिकॉज अब जैसे मैंने आपको कहा था, दे हैड द एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इन द एयर ऑल्सो। अच्छा, क्या होता है कि वो जो है उनका रेंज बहुत होता है, देयर रेंज इज कुड बी अराउंड 400 to 450 किलोमीटर। दे आर पिकिंग दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट अप। वो इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी की पूरी पास ऑन हो रही है टू द एयरक्राफ्ट बिलो। दैट एयरक्राफ्ट इज यूजिंग दैट डेटा टू ट्राई एंड नाउ home on his radar, because he has to get a lock either through the information which he's getting from the airborne platform or from his own radar. Okay, so this needs to be clear. He could get this information from the AVAX or its own radar. अच्छा, जैसे ही ये लॉक करता है, आप नाउ व्हाट इट हैपेंस इज कि जब रडार लॉक होता है ऑन द एनिमी एयरक्राफ्ट, उसके सेंसर्स हैं, इट हैज इट्स ओन इनबिल्ट सेंसर्स व्हिच गिव्स इट अ वार्निंग दैट यू हैव बीन लॉक्ड। यानी आप यू आर बीइंग पेंटेड, you are being painted by a radar. Now the pilot knows if I'm being painted, that means I just have a few seconds before that aircraft is going to launch the missile, the BVR missile, right? तो हम्म। उस चीज को, those few seconds are the time available to our pilots or to pilots. उसमें उसने वो मनूवर्स करने हैं फॉर विच आई वाज जस्ट, उसमें बीमिंग, आई वोंट, इफ आई टेल द नेम्स इट वोंट मैटर। देयर आर बीमिंग्स, देयर इज ड्रैगिंग, देयर इज split ashing, there's so नहीं, much उसको that has उसको to be। उसको डिस्क्राइब कर दें कि क्या अच्छा, थोड़ा सा, बिकॉज ये बेसिकली व्हाट इंपॉर्टेंट है। हैपेंस इसके, ये अभी क्या कहते हैं, ये लॉक हो गया। दिस वन एयरक्राफ्ट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, इट लॉक्स दिस एयरक्राफ्ट, राइट? So the moment the sensor tells him that you've been locked, it will turn away. It will start to go at 90 degrees. 90 degrees पे chances हैं वो break हो जाएगा. If it's not breaking immediately, he'll go into a dive and go down. ठीक है, एंड नाउ यू स्टार्ट ड्रैगिंग अवे। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ मनूवर्स होती हैं जिसपे ये एयरक्राफ्ट जो है ना, वन ऑफ द एयरक्राफ्ट ड्रैग्स द अदर एयरक्राफ्ट, कम्स इन एंड इट ट्राइज टू लॉक हिम फ्रॉम अनदर एंगल। सो ये आपस में देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, as they say that we hunt in pairs. So this hunting is going on. One is dragging, one is trying to lock, and ये पूरी की पूरी जो air war है, this was a combination of locks, breaking locks, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, कम्युनिकेशन जैमिंग। एंड जब अपॉर्चुनिटी मिली, तो दैट्स द टाइम आर पायलट्स they were able to launch, shoot down the 3 Rafales, one Su-30, one MiG-29, one Mirage, and that. So ये basically जी फिर मुझे फहद एक चीज बताएं कि जब जब एक पायलट है, उसको उसको पता लगता है कि जी मेरे पे लॉक हो गया है, वो ही कैन टेल राइट, उसको कॉर्पोरेट या में जो भी उसको वार्निंग आ इंफॉर्मेशन है। जाती है। उसके बाद जब मिसाल जितने डिस्टेंसेस पे ये एयर बैटल हो रही थी, रफली जितने दूर ये दोनों साइड्स के जहाज थे, तो जब वो मिसाइल फायर होता है और जिस स्पीड पे वो आता है, तो लिटरली वो कितना टाइम होता है जब पायलट को पता चला कि लॉक हो गया है और मिसाइल उसको हिट करेगा, वो टाइम कितना होता है? अपना फहद, बेसिकली दीज मिसाइल्स जो मेटॉयर हैं एंड जो कि PL-15 क्लास है, दीज आर Mark 4 मिसाइल्स। ना मार्क 4 का मतलब ये है कि ये दे डू अबाउट 350, वन मार्क इज 350 मीटर्स पर सेकंड, तो 4 मार्क इज 1.4 किलोमीटर्स पर सेकंड। हम्म। सो नाउ डिपेंडिंग ऑन द रेंज, अगर तो क्या कहते हैं 200 किलोमीटर्स पे उसने लॉन्च किया, तो 200 को आप 1.5 से डिवाइड कर दें, दैट्स द सेकंड्स दैट आर अवेलेबल टू द पायलट। ठीक है, ठीक है। तो I'll just try to make it very clear. 1.5 kilometers per second is the speed at which this category of missiles are traveling. हम्म। So अगर 200 किलोमीटर है तो 1.5, आप खुद हिसाब लगा लेंगे कितना जल्दी उसको मार। there's not much time, there's not much time available. It seems actually 1 से 2 मिनट के दरमियान जनाब अली the हो missiles जाता could है। actually। अच्छा, उसमें उसमें सो सो व्हाट यू सेइंग इज, आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो आप कर रहे हैं कि बेसिकली ये जो वॉरफेयर हुआ है, ये बेसिकली लॉकिंग, जैमिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, यानी ये बिल्कुल एक मॉडर्न डिफरेंट बैटल है, जो जिसकी वजह से आप शायद ये कह रहे हैं कि ये
बड़े अरसे तक पढ़ाई जाएगी कि दिस इज द फर्स्ट रेल मॉडर्न एयर बैटल। इसमें जो पायलट की स्किल है, जो अब मुझे समझ आ रही, जो आप बात कर रहे हैं, कि जब पहले तो होता था कि जी डॉग फाइट, फिजिकली आमने सामने, और वो आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से वो लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें जब एक पायलट पे लॉक हो रहा है, उस लॉक को तोड़ना is dependent on how skillful that pilot is. Is that correct? Absolutely. And that is absolutely correct, Fahad. And iske, if you allow, Fahad, because यहाँ पे we've talked about the air battle, and हमने ये देखा कि पाकिस्तानी pilots 2019 में भी they performed excellent over in this particular air battle also. लेकिन it's very important to realize this, and give me a few minutes to because then I'm going to create a nexus between the how this training capability and proficiency is achieved. It's not that it happens overnight. इसमें leadership का बहुत बड़ा रोल होता है, उनके vision का बहुत बड़ा रोल होता है. Now we've always heard that's it's the क्या कहते हैं, the man behind the gun, right? And हम हमेशा गन को जो है ना we take it to the cockpit, we take it to the maybe tank, we take it to maybe the ship, and the man is the pilot and the soldier and the but in real at the strategic level, the gun is the Pakistan Air Force. The man behind it is the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Zahir, and the gun is the Pakistan Army. The man behind it is Field Marshal Asim Munir, and the Navy, it is the Naval Chief. Right. So this is extremely important to realize this. Now, another thing which is important is that you see competency and continuity. These are two important ingredients which ensures excellence. I'll repeat: continuity, Hmm. competence, and continuity. Hmm. Look at your nuclear program. Dr. Qadir Khan, competence, he got the continuity, he delivered the nuclear, right? Now, what happens is that as far as I was trying to, I don't know whether you will recollect that Prime Minister Shehbaz Sharif gave a speech at Kamra, in which he drew a parallel between Air Chief Marshal Zahir, Hmm. Air Marshal Azhar Khan, and Air Chief Marshal Shamim Anwar, right? Now, the Air Marshal Azhar Khan commanded the Pakistan Air Force from 1957 to 1965, 8 years. He is known as the father of the Pakistan Air Force. And during his time, major inductions took place. Major inductions, both in terms of equipment, in terms of a training doctrine. Most important is the training doctrine and training concepts. Hmm. These were inducted in these 8 years. Then comes now Air Chief Marshal Anwar Shamim. He commanded from 1978 to 1985. If you recollect, 1982 we get the F-16s. I'm trying to be brief. He brings in the Pakistan Air Defense System, the modern air defense system. He modernized the Air Force during that particular period of 7 years. He got continuity. Now comes Air Chief Marshal Zahir Babur. The normal tenure is 3 years. But I must give credit to Field Marshal Asim Munir. He recognized the competency, and therefore he recommended his continuity, right? Otherwise, and then that continuity made a huge difference. From the 3 years, he went to 4 years. Now, another important factor which you may or may not be knowing is that the parliament gave an extension, or they passed an act in which all the three chiefs would be commanding for 5 years, extendable by another 5 years. You will be surprised that in the Indian Air Force, there has only been one Air Chief Air Chief Marshal Arjun Singh, who commanded the Indian Air Force for 5 years. That was, I think, 64, 69. And the previous chief, Air Chief, which before this one, before the Amarpreet Singh, he also commanded for 5 years. So it seems as though the previous Air Chief, when he commanded for 5 years, the Indian government, Modi government, recognized Hmm. that continuity is extremely important, because within 3 years, transformations are not easy. In that 5 years, they inducted
the Rafale, induction is just one part. The integration is the second part. हम्म, Then the third part is training and proficiency. And then is the application. हम्म, So now what has happened is that because of this competency, and this is with due respect to all air chiefs, Apna Fahad, all air chiefs are competent. But हम्म, in the domain of competence, in this ecosystem of competence, there is always a few who are more competent than the others, or who are being able to ठीक, transform. बिल्कुल, So this is now what happens is that in the last 4 years, Fahad, again is important. Azhar Khan got all the equipment he wanted, and a lot of dollars flowed into Pakistan at that time. Air Chief Marshal Shameen, Zia's time, a lot of opportunities, a lot of dollars. When Air Chief Marshal Zahid takes over, you know the situation, the economic हम्म, situation that we're in. So something out of the box had to be done. The threat was there. He took over, Babar took over in, Air Chief Marshal Babar took over in March of 2021. Rafale started coming in 2020. The induction was completed in 2022, and then the S-400s were inducted in 20, December 2021. $8 हम्म, billion of Rafales, हम्म, $5.5 billion of the S-400. And what we had, I don't want to disclose हम्म, what we had, ठीक, but these are important. And within these this are important ecosystem, points, हाँ, you got the point that बिल्कुल, within these 4 years, this हम्म, digital transformation, this digital ecosystem was created, the cyber command, the satellites, the हम्म, data link, and all this behind this, there हम्म, is the next step. बिल्कुल। Now, अच्छा, अब ये जो पूरा इकोसिस्टम है, ये बिल्कुल आपने सही बताया, और इसमें 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 बड़े अरसे से काम हो रहा है, और ये जो आपका नुक्ता है कि ये इंडिजनाइजेशन का जो प्रोसेस है पाकिस्तान एयरफोर्स में जो रहा है, उससे बहुत फर्क पड़ा है, और ये NASTAB जो कि एक क्रूसिबल ऑफ एक्सीलेंस बन गया है, जहां से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हो रही है, रिसर्च हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, और ये पूरा एक इकोसिस्टम बन रहा है, जिसकी एक मैनिफेस्टेशन हमने ये विक्ट्री में देखी, विच आई थिंक द इंडियंस वो कॉट अनअवेयर्स कि यहाँ पे कितना काम हो रहा है। अब इसकी बुनियाद पे मैं ब्रीफली पे थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ बिफोर वी ब्रिंग आवर डिस्कशन टू अ क्लोज, के अब इसकी बुनियाद पे, अच्छा, एक बिफोर आई मूव ऑन, एक नुक्ता पीछे रह गया था, हम एयर बैटल की बात कर रहे थे, आई नो हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं, बट वील कम बैक अगेन। वो जो बात हो रही थी लॉकिंग की, तो जाहिर बात है जब हमने उनको लॉक किया है, हमारे पायलट्स ने, और हमारे मिसाइल से जाके उनको हिट किया है और गिराए हैं, और हम ज्यादा गिरा सकते थे, तो हमारे पायलट्स भी लॉक हुए होंगे, जाहिर बात है, और स्पेशली क्योंकि उनके ज्यादा 72 उनके जहाज हैं, राफेल्स हैं, तो क्या ये हुआ था कि हमारे भी लॉक हुए थे, और अगर हुए थे तो फिर व्हाट हैपेंड? Fahad, actually, this is where that's what happened basically. That there were locks and unlocks taking place. That is why the battle didn't last for a few minutes. It lasted for the time frame that we are talking about, because opportunities nahi mil rahi thi, neither on that side and neither on this side. And the entire picture was there in the ops room, and there were whenever they would get an opportunity, again there would be another lock with so many aircraft in the air. There was a freak chance that one of the Indian Air Force aircraft could have got a lock, could have sneaked in, and in that entire and the entire battle, and launched a missile that could have hit. But I would say hats off to the orchestrators of this particular air battle. Hats off to the pilots of the air battle, the air defense controllers of the air battle, that they did not allow any of their platforms, 42 platforms, not one of them, they gave a lock to the Indians that few seconds that they needed to be able to launch a BVR missile. So great proficiency, I would say. इसमें आपको याद पड़ता है कि इस तरह की एयर बैटल इन रिसेंट हिस्ट्री कहीं हुई हो? नहीं, नहीं. These numbers were visible during World War II, उसके बाद because नहीं हुई वहां है? पे उसके बाद नहीं, इसके बाद actually you needed the technology that we have today. ठीक है, you need an element of air intelligence also within your processors. इतना 72 aircraft with within a multi-domain environment,
जहां पे आपके एवैक्स की से भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जैमर से भी इंफॉर्मेशन आ रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, जैम हो रहा है। एंड देन फ्रॉम आवर साइड, आर साइबर कमांड, द वर्क दैट दे डिड, the manner in which they actually blinded a lot of their ground, their ground equipment, हम्म, is unprecedented actually. हम्म। अच्छा, अब थोड़ा सा और वाकई में मेरे ख्याल में शायद लोग शायद अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे कि ये कितना बड़ा मार्का हुआ है। हमें लग रहा है कि जी बस वो आया, कुछ मिसाइल फायर हुए, 5-6 जहाज गिर गए। लेकिन जिस हम्म, स्केल पे ये हुआ है, ये एक और शायद आहिस्ता आहिस्ता ये डिटेल सामने आएंगी, लेकिन दुनिया में जो एविएशन इंडस्ट्री है, जो एयर फोर्सेस हैं, जो मिलिट्री हाई कमांड्स हैं, जो जो स्कूल्स ऑफ मिलिट्री एक्सेलेंस हैं पूरी दुनिया में, उनको तो पता होगा ना कि ये कितनी को बड़ा बैटल हुई है, एक तारीखी बैटल हुई है, और उसमें ओवरवेलमिंग विक्ट्री मिली है एक साइड को। यानी ये भी तो अनप्रेसिडेंटेड है कि बैटल हो भी जाए, चले जी 4 उनके गिर गए, 2 आपके गिर गए, लेकिन इट वाज ऑलमोस्ट वन साइडेड दैट वे। तो यानी कि द एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ दिस बैटल मेरे ख्याल में शायद अभी तक सिंक इन नहीं कर रहा। फहद बिल्कुल, आई मीन इट्स गोइंग टू टेक टाइम, बिकॉज इसकी जो एनालिसिस हैं, द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस विक्ट्री is something that is going to be, I would say, analyzed for quite some time, because the सबसे ज्यादा हर्ट तो इसमें आईएएफ हुआ है। सबसे ज्यादा हर्ट वो इंडस्ट्रीज हुई हैं जिन्होंने आईएएफ को क्या कहते हैं इक्विपमेंट सप्लाई किया। उससे ज्यादा हर्ट शायद इसराइलीज हुए हैं। इसराइलीज का बहुत सारा इक्विपमेंट के अलावा इसराइलीज की प्रेजेंस वहां थी, because they were brought in, they've been there for quite some time now. Well, they're a part of the training, I would say, the imparting training to those people. I think they were trying to integrate the Western doctrines along with the Russian doctrines. So उस तरह से वो सारा कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आई थिंक आपके तवज्जो से फहद, हम हमेशा, हम 1957 से आज तक we've always been far ahead of them as far as proficiency levels are concerned, अच्छा, and we मुझे will remain वी विल so, रिमेन अहेड। because हम मैं दिन रात हमारी मेहनत, हम मेहनत कर रहे होते हैं इसके ऊपर। ठीक, मैं वो थोड़ा सा आगे की बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपकी बातों से और इतनी इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स निकल रहे हैं कि मैं बीच बीच में ना, आई वांट कि हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यही जो हुआ है कि देखिए ना, इंडिया तो डिनाई कर रहा है ना, इंडिया तो देर इन डिनाई मूड, वो एक अजीब अपनी ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। लेकिन जो इंडियन डिसीजन मेकर्स हैं उन्हें तो पता है कि एग्जैक्टली क्या हो, बिल्कुल। और इंटरनली भी इस वक्त जो कुछ हो। सो बेसिकली मैं जानना चाह रहा हूं कि इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के अंदर ये जो हुआ है, अगर ये किसी एयरफोर्स के साथ हो जो हुआ है, और इसमें तो वी हैव टू अग्री कि इंडियन एयरफोर्स इज अ प्रोफेशनल एयरफोर्स, ओके, Absolutely. इसमें मैंने तो कोई इसलिए शक आपको नहीं। शुरू में कहा। बिल्कुल। तो जब एक प्रोफेशनल एयरफोर्स के साथ वो हो जो हुआ इनके साथ, तो आपके ख्याल में इंटरनली क्या हो रहा होगा सब उस एयरफोर्स के अंदर, उस चीफ के ऊपर क्या हो रहा होगा, और उनकी हाई कमांड में क्या हो रहा होगा, और जो इसके पीछे जो सारा जो प्लानिंग थी जो भी था, इंडियन एयरफोर्स के अंदर इस टाइम कितना क्राइसिस होगा, एंड वो जो एक प्रोफेशनल फोर्स में जब ये इंटरनल चीजें शुरू होती हैं, हाउ डज दैट वर्क आउट? Basically, Fahad, it's very clear that this has been a total, I would say, a failure of the leadership of the Indian Air Force. I would say that with great authority, because ultimately the responsibility has to be taken by the top man. Okay? That's the risk of being the chief of the air staff of the Air Force. You will have to take the responsibility. जब इस तरह की चीज हुई है, they could not, never have imagined, उन्होंने अपनी तरफ से वो हर चीज की जो कि करनी चाहिए थी। $8 बिलियन भी खर्च कर दिए उन्होंने। बेहतरीन रफाल इज अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट, लेट्स नॉट से कि वो एयरक्राफ्ट अच्छा नहीं है। रफाल इज अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट। Su-30 इज अ गुड एयरक्राफ्ट। MiG-29, मिराज 2000, ये स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट हैं। ठीक है। अच्छा, उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट ले लिए, उन्होंने क्या कहते हैं जो अपना मिसाइल सिस्टम्स हैं अपनी तरफ से ले लिए, हर चीज वो कर ली जो कि वो समझ रहे थे इज एनफ to be able to now revenge what had happened in 2019. But they didn't know कि वहां पे अगर उनका एयर चीफ है तो यहाँ पे भी एक एयर चीफ है
जिसने ये हम्म। सारा विजुअलाइज कर लिया था कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर वॉर। लेकिन उसमें ये भी तो इशू होगा ना कि अगर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी करते हैं एंड इफ दे वो मैं होल्ड उसी पे पीपल टू आने लगा। टास्क, तो फिर तो मैं उसी उनको पे आने लगा एक्नॉलेजमेंट था ना होगा। कि इस वक्त क्या कहते हैं फहद, बहुत ज्यादा वहां पे एक तो एम्बेरसमेंट तो हुई हुई है ना, बोथ एट द नेशनल लेवल एंड एट द सर्विसेज लेवल। देन देयर इज अ लॉट ऑफ सोल सर्चिंग विच विल हैव टू टेक प्लेस। इंक्वायरीज होंगी होंगी, इंक्वायरीज होंगी होंगी कि ये फेलियर क्यों हुआ, इतना बड़ा फेलियर क्यों हुआ, व्हाई दिस हैज हैपेंड। बिकॉज ये तो हमने उस एयर बैटल की बात की, उसके बाद भी ये जहाज उड़े हैं, रफाल उड़े हैं, लेकिन क्या कहते हैं वो इस कदर बुरी तरह से जैम हुए हैं कि उनको समझ में नहीं आई कि अब करें क्या। तो उन्होंने इमीडिएटली दे लैंडेड बैक एट श्रीनगर, और उसके बाद ये पूरे के पूरे स्क्वाड्रंस वो पुल्ड बैक। उन्होंने कहा यार इनको तो बचाओ, ये ना हो कि पता चले कि एक दो और गिर गए। वहां तो छोड़ दिया, वहां तो छोड़ दिया, बट यहाँ पे पता चले कि ये कंटिन्यूसली एक 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 सिलसिला चलता रहे। तो बट there's going to be a very very I think intense, there's going to be intense investigations, because ये बहुत सारी चीजों का फेलियर है, इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ा हम्म। फेलियर है। जिस तरह हमने शुरू में बात की कि अगर आपको हम्म। यही नहीं पता, हम्म। बिकॉज ये तो हर एक का, आर एयर चीफ द डे ही टेक्स ओवर उसने इमीडिएटली थ्रेट असेसमेंट जो है ना पे काम करना शुरू कर दिया होगा, एंड हर तरफ से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो कि ऐसे लगता है कि उनको पता ही नहीं था। हम्म। जो डेटा लिंक 17 की कैपेबिलिटी का शायद उनको पता नहीं था, नेस्टैप की जो हमने बात की है, वो नहीं उन आइडियाज उनको बिल्कुल। तो आर हम एंड नेक्स्ट, डी दैट इज गोइंग ऑन। अच्छा अब आ जाए नेक्स्ट क्विकली बिफोर आवर लास्ट पार्ट ऑफ आवर कन्वर्सेशन के अब इसके बाद सबने लेसन सीखे, हम भी सीखेंगे, वो भी सीखेंगे। हमने चाइनीज इक्विपमेंट यूज किया है, वेस्ट भी सीखेगी। मतलब है ये एक दो मुल्कों के दरमियान बैटल हुई है, लेकिन ये बेसिकली एक तरीके से इसकी ग्लोबल रैमिफिकेशंस हैं आई वुड फॉर से द दो ईस्ट वर्सेस वेस्ट। दो टेक्नोलॉजीज के दरमियान ये दो हुई है। टेक्नोलॉजी, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें अब हमने अगर अब हमारा अब कहा यह जा रहा है कि जी ऑब्वियसली हमने तो स्टैब्लिश कर दिया है कि हम हमारी कितनी सुपीरियर जो है वो एयरफोर्स है। तो अब चाइनीज टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। चाइना की टेक्नोलॉजी की सक्सेस जो है वो स्टैब्लिश हो गई है इस एयर बैटल में। नेक्स्ट स्टेप्स कौन से जहाज हमारे पास आने लगे हैं, कब आएंगे, उनसे हमारी कैपेबिलिटी में कितना इजाफा होगा, कौन से मिसाइल सिस्टम्स हमारे पास आ सकते हैं फ्रॉम चाइना, मिसाइल्स कौन से एयर डिफेंस सिस्टम्स हमारे पास आ सकते हैं और आपके ख्याल में आएंगे। और उससे अगर एक नेक्स्ट राउंड होता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अल्लाह ना करे हो, लेकिन वी शुड बी रेडी। तो हमारी जो एयर कैपेबिलिटी है वो आने वाले दिनों में विजा वी इंडिया क्या और ज्यादा बेहतर होने जा रही है? फहद एब्सोल्युटली। देखो, अब पहली बात तो ये है कि ये जो चाइनीज टेक्नोलॉजीज हैं, ये हमें तो पता चल गया हुआ था कि ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, और इसके ऊपर हमने काफ़ी हद तक वो पूरी कैपेबिलिटीज जो थी वो कोशिश की कि उस वो ना मतलब एक्सपोज हों। ठीक है, और हो सकता है जिसकी वजह से ये PL-15 का उनको नहीं पता चला। ठीक है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन अब क्या है कि J-10Cs हमारे पास और आने ही आने थे। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू ये कि हम कुछ अरसे से मतलब अब द एयर चीफ मार्शल हैज बीन ट्राइंग कि ये हम एज सून एज पॉसिबल, ये J-35 है जो कि जिसका एक्सपोर्ट वर्जन इज J-31। ठीक है, हम्म। तो J-31 इज अ स्टेल्थ केपेबल एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो अभी जो रेडार्स पिक कर रहे हैं, अगर देर पिकिंग इज अप से at 200 kilometers or 400 kilometers, that signature is going to be available to them at a much lesser distance. यानी अगर आज 400 है तो कल J-31 आ गया, हो सकता है तो ये इसको 100 किलोमीटर से पहले पकड़ ही ना सकें। तो जिस जहाज को वो पकड़ ही ना सकें 100 किलोमीटर, और उसके ऊपर अगर PL-17 लगा हुआ है, यानी हम 300 किलोमीटर को वो नहीं कर, मतलब उसका कुछ नहीं कर सके, तो अगर 350-400 किलोमीटर का मिसाइल लगा हुआ है, तो यू कैन इमेजिन के व्हाट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी वी आर टॉकिंग ऑफ। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, दी HQ-9 जो जो सर्फेस टू एयर जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो S-400 से भी बेहतर है।
तो वो अगर अगर उन्होंने हमें HQ19 दे दिया, अगर वो क्या कहते हैं, बिकॉज हमारी कोशिश तो यही होती है हमारी एयरफोर्स की, हमारी चीफ की, कि बेहतर से बेहतर इक्विपमेंट जो है वो लिया जा सके। ठीक है। और अब आई एम श्योर कि वो चाइना इज ऑलवेज बीन, मतलब वो चाइना के बारे में हम जितना मतलब उनकी तारीफ करें वो कम है। ठीक है। और इसी हम्म तरह से कुछ और मुल्क हैं, और मुल्क हैं, वो इत्तेफाक की बात है, जितने भी मैंने ये सुना है अपना ये पॉडकास्ट या अदर इंटरव्यूज, उसमें एक दो मुल्क और जो बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क हैं जिन्होंने भी, जिनके साथ हमारी कोलैबोरेशन चल रही है काफ़ी चीज़ों में। तो वो भी कैपेबिलिटी जो है ना, वो भी काफ़ी काफ़ी कंट्रीब्यूट करती टूवर्ड्स द ओवरऑल कैपेबिलिटी। तो हम्म जस्ट ब्रीफली आन आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि एक चीज बस याद ख्याल करें, सबको ख्याल करना पड़ेगा कि चाइनीज इक्विपमेंट की जो इंडक्शन है ना, वो उसमें टाइम नहीं लगता एज कंपेयर टू वेस्टर्न इक्विपमेंट। अगर ये आज चाहें कि जी वो अब उनको कहें कि हमें मिटियोर जो है ना वो अगला एडवांस्ड वर्जन दे दें, तो उसके हम्म इंडक्शन में कई साल लग जाते हैं। वो वेस्टर्न सिस्टम ही ऐसा है। तो वो लाइन में लगा देंगे, उसके बाद आप क्या कहते हैं वो चलेंगे। तो चाइनीज के साथ ऐसा रिलेशनशिप होने के वजह से, के नाते से, हमें जो भी इक्विपमेंट अब हमें चाहिए होगा, होपफुली हमें वो मिलेगा, और हमारी कैपेबिलिटी एनहांस होती चली जाएगी। और उसके साथ साथ जो हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटी है फाहद, उसको मत भूल, हमारी जो साइबर कमांड है, वो दैट्स ऑलमोस्ट एन इंडिजिनस कैपेबिलिटी। इक्विपमेंट डेफिनेटली आया है, लेके आए हम्म हैं। हम्म क्वांटम कंप्यूटिंग हमारे पास कैपेबिलिटी आ गई है। सेंटर ऑफ एयर इंटेलिजेंस है जो इस वक्त उस फील्ड में काम हो रहा है, एयर इंटेलिजेंस में, दैट्स गोइंग टू बी अनदर सरप्राइज वेरी सून। वो अभी वेन एवर दी एयर चीफ डिसाइड्स कि भाई इस कैपेबिलिटी को भी डिस्क्लोज, काम हो रहा है। इसी तरह हम्म से जो हमारा जो एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड इंक्यूबेशन सेंटर है, पता नहीं आपके इल्म में है कि नहीं, कि हम्म वहां पे नेक्स्ट जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट का डिजाइन पे काम इस वक्त हो रहा है। एयर चीफ की कोशिश है कि ये अगले 2-3 साल में हम इस काबिल हो जाएं कि शायद इसको हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा सकें। इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क, बट दिन रात लगे हुए हैं लोग, और हम्म वो अब कोशिश कर रहे हैं। तो हम्म ऑल इन ऑल, दिस एयर बैटल, द नेक्स्ट वन इफ इट कम्स, हम्म बट आई एम श्योर हम्म, अपना फहद वो, we don't need to get into that the political side of things, but this हाँ pause by India is not going to be a short pause. It's going to be a pause like the Pulwama and the Palgam. ठीक So the next norm जो उनका भी कोई next false flag operation, वो सोच समझ के हाँ ही करें। ये बताएं फाइनली के जो जिन जिन अपग्रेड्स की हम बात कर रहे हैं जिससे हमें एक क्वालिटेटिव फर्क पड़ जाएगा, एक नेक्स्ट जनरेशन हमारे पास कैपेबिलिटी आ जाएगी। एक तो आपने कहा J-31 का या J-35 का जो एक्सपोर्ट है, जब वो एक तो उसका आना, अ, उससे हमारा जो इंडियन जो इस टाइम उनका जो जहाज़ों का पूरा एक सेटअप है, उससे हमें कितना बड़ा एडवांटेज होगा, और ये J-35 या J-31 कब तक एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान को मिल जाएंगे। दूसरा कि इनके साथ ऑटोमेटिकली जो PL-17 मिसाइल्स हैं, क्या वो भी हमें इन्हीं के साथ मिलेंगे। और तीसरा जो एयर डिफेंस की आपने बात की, जो नया वाला जो है, जो आप कह रहे हैं S-400 से बेहतर है, इनका टाइमलाइंस क्या है, और ये जब आएंगे तो इनसे हमें कितना को बड़ा एज मिल जाएगा इंडिया से, गिवन जो अभी हमारा एडवांटेज है उससे हम कितना को ऊपर चले जाएंगे। फहद, इट बी वेरी डिफिकल्ट कि मैं कुछ टाइमलाइंस दे सकूं इसके, ये दिस आई थिंक ओनली आर एयरफोर्स लीडरशिप एंड द काइंड ऑफ इंटरेक्शन जो इस वक्त उसका उनका चल रहा होगा विद द चाइनीज लीडरशिप, वो वही डिटर्मिन करेगी। शायद मैं इतना कह सकता हूं कि जी ये J-31 को इंडक्ट करने में हमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। जिस दिन भी क्लियरेंस मिल जाती है चाइनीज गवर्नमेंट से, तो वो हमारे लिए उसको लाना, उसको इंडक्ट करना कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नंबर वन। नंबर टू, आपने देखा है कि हमने 610C को 6 महीने के अंदर अंदर ऑपरेशनलाइज कर दिया था। And that speaks volumes of the training and the skill levels of everyone involved in this entire chain of providing training and proficiency levels. तो J-31 अगर आ जाता है तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, और उसके साथ अगर उन्होंने PL
17 भी आ जाता है, तो वो सारा डायनामिक्स चेंज हो जाती है। एक J31 नजर ही नहीं आता। इट्स हम्म स्टेल्थ, इट्स हम्म स्टेल्थ प्लेटफॉर्म। ठीक है। अब उसके बेसिस पे अब ये चाह रहे हैं अपना IAF के वो F-35 को किसी ना किसी तरीके से ले लें। बट हम्म जैसे मैंने कहा कि वेस्टर्न इक्विपमेंट को का लीड टाइम बहुत लंबा होता है फहद, बहुत हम्म लंबा टाइम हम्म होता है। तो हमारा ascendancy in capabilities and is always it's always been there। और हम्म ये अब इनको पता लग जाना चाहिए अपना जब इंडिया को, द BJP गवर्नमेंट को, द IAF को, कि ना पंगा लें तो बेहतर है। रिजल्ट यही होना है। हाँ रिजल्ट यही, ये हम अभी भी पहले भी लिख के कर सकते थे, बिकॉज हमने हम्म जो देखा पिछले 4 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जो हम्म कि बिकॉज डायनामिक ऑर्गेनाइजेशंस अपना फहद दे evolve, all हम्म dynamic organizations evolve, it's the pace of evolution that makes the difference। हम्म और उस स्पेस में द लीडरशिप मैटर्स, एंड क्या हम्म कहते हैं, एंड देन आवर रिलेशनशिप विद अ कंट्री लाइक चाइना मैटर्स, कि वी कैन रियली पुश दैट एवोल्यूशनरी प्रोसेस। हम्म। ठीक हो गया। आई थिंक दिस इज अ गुड पॉइंट टू एंड आवर कॉन्वर्सेशन। एयर वाइस मार्शल अतीफ सिद्दीकी, आपका बहुत शुक्रिया। आई थिंक बड़ा कुछ क्लियर हुआ है आज, एंड आई थिंक आज जो भी हमारे व्यूअर्स होंगे उनकी नॉलेज में भी बड़ा इजाफा होगा। और आई थिंक इससे एक ये कंफर्ट भी मिलता है कि न सिर्फ ये कि हमारी जो विक्ट्री थी वो रिसाउंडिंग थी, बल्कि हमारी जो कैपेबिलिटी है वो आने वाले वक्त में जो है वो और बेहतर होगी। तो जैसा कि आपने सही कहा कि उनके लिए बेहतर है कि पंगा ना ही लें। आई थिंक on this note, I'd like to thank you very much for your time, and looking forward to inshallah speaking with you again. Thank you. Fahad, thank you very much, थैंक यू, यू टेक केयर।